अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में एडजस्टमेंट नंबर 4, पी ने एक मशीन जिसकी कॉस्ट 15,000 थी 17,000 की एस को बेची, 2,000 का कमाया प्रॉफिट। ये आखिरी एडजस्टमेंट यही तो बताई थी, ये वो आखिरी एडजस्टमेंट ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब हमने यूआरपी ऐसे निकालना है। मैंने इसका अफजल तरीका ये बताया था कि जितनी प्रॉफिट की अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी उस प्रॉफिट में इतना एक्स्ट्रा लोडेड था, लेकिन डेप्रिशिएट जैसे इन्वेंट्री का यूआरपी हम ऐसे भी निकाल लेते थे कि जितना टोटल प्रॉफिट कमाया था उस पर वो परसेंटेज लगा दे जितनी इन्वेंट्री अभी भी बाकी है। तो यहां पे भी ऐसे ही कर रहे हैं कि खरीदने वाले ने इसको डेप्रिशिएट किया 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। 1 जनवरी 19 से लेके 30 जून 19 तक 6 महीने बनते हैं। तो उसने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, अगर हम इस टोटल प्रॉफिट के ऊपर वो डेप्रिसिएशन पोर्शन लगा लें तो ये यूआरपी आ जाएगा। तो इस 1800 के यूआरपी को पी की रिटेन अर्निंग से लेस और पीपी में से लेस। अच्छा, तो अच्छा क्या करना चाहिए फिर? सही है। तो जो एक्सेस 2000 था, जो सब्सिडी है वो अपने अकाउंट में 17 पे डेप्रिसिएशन चार्ज जब एक्सेस तो उसके अकाउंट में तो हम लेस इसमें से कर रहे हैं। अच्छा, आपका पॉइंट ये है कि 2000 को पी में से लेस करना चाहिए और 200 को एस में करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या पहले पढ़ा हुआ ऐसे जिसकी वजह से आप जब ऐसी बस खुद ही लगे? अच्छा, ओके। और भी है ये किसी का? वैसे एक जो लॉन्ग टेन्योर से इंटरेस्ट होता है उसको भी हमने रिस्पेक्टेड। आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 की बात करें, वो आता हूं, उस पे पहले ये वाला मामला हल कर लें। ये जो सामने वहां बैठी इनको पूछना है इसमें यूआरपी पे कुछ सवाल। ये है कि 2000 पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग से 2000 लेस करें, और जो 200 एक्स्ट्रा डेप्शन है वो तो एस ने चार्ज की है, तो उसको एस में क्यों नहीं डील कर रहे? ठीक है ना? ओके। अच्छा, ये बाकी सब लोगों को भी मसला बताता हूँ। ये ना अब कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट ने ये पूछा है तो कैमरे के पार बैठे हुए लोग भी हो सकता है जो ये ख्याल रखते हो। पी ने 2000 का प्रॉफिट कमाया, एस को ये मशीन 17,000 की कॉस्ट की, उसने इस 17,000 की मशीन के ऊपर 20% 6 डेप्रिसिएशन चार्ज की, 1700। एस ने ये काम किया। अब अगर मैं ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पेरेंट ने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट कमाना बनता नहीं है, क्योंकि मशीन तो अभी भी एस के पास है। अगर ये चीज ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ग्रुप की नजर में ये मशीन 17 की नहीं 15 की है। जब मशीन 15 की है तो डेप्रिसिएशन भी 1500 होनी चाहिए थी। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन 200 ज्यादा चार्ज हुई। अब उसमें एक स्टूडेंट का पॉइंट ये है, और जो कैमरे के पार वहां बैठी है उसका भी पॉइंट हो सकता है। मैंने कोशिश की थी कि कॉन्सेप्ट बता के मामला चला दूं, तो ये पॉइंट शायद किसी के जहन में ना आए, लेकिन चले अब आ गया तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। आज से को 13-14 साल पहले पाकिस्तान में तो उसके बाद भी चलती रही, लेकिन एक अप्रोच चलती थी इसको लेके। मैं जब एसीसीए में पढ़ाता था ये कंसोलिडेशन, तो उसकी किताबों में ये वाली एडजस्टमेंट, यानी एक एसेट प्रॉफिट पे बेचना और फिर उसके अंदर यूआरपी वगैरह कैलकुलेट करना, इसकी ये अप्रोच चला करती थी कि जिसने प्रॉफिट कमाया उसकी बुक से प्रॉफिट रिवर्स कर दें, और जिसने एसेट खरीद के डेप्रिशिएट किया उसकी बुक से डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दें। यानी अगर ये पुराने वाली अप्रोच की बात करूं तो हम ये सवाल ऐसे करते कि प्रॉफिट निकालते हम यहां से, और ये जो फालतू डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, उस डेप्रिसिएशन को हम रिवर्स करते यहां से। पुरानी अप्रोच ये थी।
कि जिसने बेचा उसका प्रॉफिट रिवर्स करते हैं और जिसने डेप्रिशिएट किया ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बनता था उससे ज्यादा डेप्रिशिएट किया तो उसके प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं। लेकिन 2009 के आसपास ना कहीं ये बात इंटरनेशनली चेंज हो गई, यानी किसी साइंसदान को नया एंगल समझ आया होगा, उस पर आर्टिकल भी लिखे गए और उस अप्रोच में चेंज आई कि अब इसकी रीजन वही थी जो मैंने आपको ये एडजस्टमेंट समझाते हुए बताई थी। मैंने इसको गुड्स से रिलेट किया था। क्या गुड्स की बात सोचते हैं अब, ये बात एस में ठीक करना आपको इसलिए लग रही है और आप में से भी किसी को कि उसको लग रहा होगा कि जो खरीदने वाला है वो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो ज्यादा एक्सपेंस चार्ज कर रहा है तो उसको रिवर्स करना चाहिए, ये इस वजह से ये बात लग रही होगी। तो इसी को गुड्स में लगा लेते हैं। अगर पेरेंट ने एस को चीजें गुड्स महंगी बेची थी तो एस ने उन महंगी गुड्स को क्या जब इस्तेमाल किया होगा तो महंगा एक्सपेंस नहीं बना लिया होगा। देखें जब पी ने एस को गुड्स बेची और वो गुड्स सारी की सारी आगे बिक गई होती, फिर यूआरपी एडजस्ट करते नहीं करते ना। तो क्या एस ने वो महंगी गुड्स नहीं, उसने परचेजेस महंगी नहीं रिकॉर्ड की, क्या उसने ज्यादा एक्सपेंस नहीं बना लिया हुआ, तो हम क्यों नहीं रिवर्स कर रहे थे? ज्यादा एक्सपेंस बनाया था ना, तो हम कर रहे थे रिवर्स, क्यों नहीं? क्योंकि एक ने दूसरे से अगर कुछ कमाया, एक की इनकम में आ गया दूसरे के एक्सपेंस में आ गया, जब उनको मिलाएंगे तो ऑफसेट हो जाएगा। उस इक्विटी के अंदर रहते हुए अगर आप देखेंगे तो एक ने इनकम कमाई है दूसरे ने एक्सपेंस बनाया है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी वहीं की वहीं रहेगी। तो एक का दूसरे से कुछ सर्विसेज देके या कुछ गुड्स बेचकर कमा लेना कोई मसला नहीं है। हाँ, जब इसको इनकम स्टेटमेंट में डालूंगा ना, मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, भी मैं आज कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट खत्म करके कल मास्टर क्वेश्चन कराऊंगा और उम्मीद है कि कल मैं इनकम स्टेटमेंट शुरू कर पाऊं। इनकम स्टेटमेंट में जरूर हम इसको हैंडल करेंगे दोस्तों, वो इनकम स्टेटमेंट में आके बताऊंगा। हम इनकम स्टेटमेंट में जरूर इस चीज का ख्याल रखेंगे कि एक ने जो इनकम कमाई है वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम नहीं है, उसको वहां से खत्म कर दें। दूसरे का एक्सपेंस वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंस नहीं है, वहां से खत्म कर दें। वहां जरूर ये काम करेंगे। लेकिन एसओएफपी में चूंकि रिटेन अर्निंग आ रही होती है तो रिटेन अर्निंग में इफेक्टिवली कोई मसला नहीं आ रहा होता। एक ने इनकम बनाई दूसरे ने एक्सपेंस बना लिया, इक्विटी जब मिलाएंगे तो ऑफसेट हो जाएगा आपस में। तो इसलिए बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए एक का दूसरे को चीजें बेच के या सर्विसेज दे के कुछ कमा लेना मसला नहीं है। एक की इनकम दूसरे के एक्सपेंस रिटेन अर्निंग से नेट हो जाएगी। अगर मसला होता इसकी डेप्रिसिएशन का तो पी ने जो एस को गुड्स बेची थी और हम एडजस्टमेंट किस में डाल रहे होते हैं, जो एस के पास अभी भी स्टॉक बचा रह गया है या जो एस ने आगे बेच दी, तो वो जो एस ने आगे बेच दी क्या उसने अपनी बुक्स में उनको महंगा कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बना लिया? तो बना लिया, तब तो थोड़ी एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए एडजस्ट कर रहे होते हैं कि एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस ऑफसेट हो जाता है जब हम रिटेन अर्निंग को कंसोलिडेट करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं रह जाता फिर कि एक ने दूसरे से कमाया क्यों, प्रॉब्लम ये रह जाएगा कि जिस चीज पे कमाया था वो चीज अब भी ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है और वो एज एन एसेट बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो प्रॉब्लम है। प्रॉफिट कमाना मसला नहीं था, जिस चीज में प्रॉफिट कमाया वो अभी अंदर मौजूद है। जब वो एसेट्स में हायर अमाउंट पे शो हो रही होगी, जैसे अगर ये प्लांट सारा का सारा, अच्छा चलें इसी में एक और आपको सपोर्ट बताता हूं, अगर ये डेप्रिशिएट होकर खत्म हो गया होता, आज बुक्स में ना होता, 3-4 साल बाद खत्म ही हो जाएगा ना, तो क्या तब भी ये एडजस्टमेंट करते हैं? क्यों नहीं? प्रॉफिट तो उससे तब भी कमाया हुआ होता और एस की बुक्स में डेप्रिशिएट होता डेप्रिसिएशन भी चार्ज ज्यादा हो गई होती, वो कौन सी रिटेन अर्निंग से निकल गई होती। तो इस मशीन के खत्म हो जाने के बाद क़यामत तक एडजस्टमेंट करते रहते, तो डेप्रिसिएशन तो फिर भी चार्ज हुई होती। तो प्रॉब्लम एक का प्रॉफिट कमाना दूसरे की ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस चीज को बेच के प्रॉफिट कमाया था अगर वो आइटम अब भी एसेट्स में मौजूद है और उसके अंदर प्रॉफिट लोडेड है, तो जितना प्रॉफिट लोडेड है वो प्रॉब्लम है। गुड्स क्यों निकलती जा रही है आस्ता आस्ता बैलेंस शीट से, क्यों पूरी की पूरी एसेट्स में नहीं है, बिकती जा रही होंगी, कंज्यूम होती जा रही होंगी। मशीन बैलेंस शीट में से कैसे निकलती जा रही है? थोड़ी थोड़ी टूट के निकलती जाएगी, डेप्रिशिएट होकर निकलती जाएगी। तो जितना ज्यादा गुड्स पे प्रॉफिट कमाया था, अगर वो गुड्स ग्रुप से बाहर निकल गई होती, नहीं ग्रुप की बुक्स से बाहर निकल गई होती, तो कहते हैं कि सेलर का प्रॉफिट रियलाइज हो गया, अनरियलाइज्ड नहीं रहा। तो जैसे जैसे ये मशीन बायर डेप्रिशिएट करता जाएगा तो हम कहेंगे कि सेलर का प्रॉफिट आस्ता आस्ता रियलाइज होता जा रहा है। कमाया था 2000 पहला साल गुजरा, चूंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई तो 200 रियलाइज हो गया, अनरियलाइज्ड 1800 रह गया। अगले साल 400 और डेप्शन एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, अभी तो 6 महीने ना, अगले साल पूरा साल होगा, फिर कहेंगे हम 1400 अनरियलाइज्ड रह गया। तो प्रॉब्लम है जो चीज बेची गई थी अगर वो बुक्स में आ रही है तो उसमें प्रॉफिट लोडेड, और प्रॉब्लम भी सेलर के प्रॉफिट को कम करना है, बायर के एक्सपेंस को कम करना नहीं। अगर बायर के एक्सपेंस को कम करना होता तो फिर हम लोग गुड्स की भी यकीनन बायर में कोई एडजस्टमेंट करते हैं। बायर में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं की गुड्स की, और आपने कोई एतराज भी नहीं किया। बायर में किसी ने एतराज नहीं किया कि उस बेचारे को जो ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज हो रही है वो क्यों ज्यादा चार्ज हो रही है, बस हो रही, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है तो हो रही है। तो यहां पर 2000 और 200 या 1800 लिख लें कि जितना प्रॉफिट कमाया था, प्लांट डेप्रिशिएट होता जाएगा, प्रॉफिट रियलाइज होता जाएगा। जितना प्लांट बुक्स में रह गया है उसमें जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो अनरियलाइज्ड है, तो प्लांट में से लेस और सेलर के प्रॉफिट में से लेस। ये अप्रोच इंटरनेशनली चेंज हो गई। ICAP को इसको अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा और जिन बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है उसमें से मैं भी एक हूं, इस मामले को सेटल करवाने में बड़ी ईमेल चली, बड़ा कुछ किया। उसके बाद फाइनली अब ICAP में भी चीज अडॉप्ट हो गई हुई है पिछले कुछ सालों से कि ये गलत है ये सही है। तो ये पुरानी अप्रोच है, इंटरनेशनली ये चेंज होकर यहां पहुंच गई थी और ICAP ने भी इसको अल्टीमेटली अडॉप्ट कर लिया हुआ है। अगर आप ICAP के रिपोर्टिंग की
2010 12 8 9 के सवाल कहीं से देखेंगे ना तो उसमें ये वाला ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि उस दौर में ये चलता था, एसी से में यही पढ़ाता था मैं, उसके बाद चेंज हो गया। तो इस सारी लंबी कहानी का एंड कंक्लूजन यही है कि जो उस दिन बताया था वो सही था। मैंने सारे तो कर दिए इसमें, मैंने जून 2008 से तो किया, इससे पीछे और कहां जाना है। तो मैंने 16 साल के पास पेपर्स डाल दिए हैं कंसोलिडेशन के, और क्या करने हैं मजीद। जी पॉइंट ओके। अच्छा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 कहा था, तो उसमें अगर किसी ने किया हो अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 को पहले हम कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 डन इसमें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पॉइंट 3, पेरेंट ने एस को लोन दिया था 1 जुलाई 18, यानी 1 साल गुजरा इस बात को, और 10% था यानी 15,000 के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट 1500। ईयर एंड पे एस ने 4500 पी को भेजे, और अगर आप ऐसे में देखेंगे, एक के लोन एसेट्स में आ रहा है 15 और एक की लोन लायबिलिटीज में आ रहा है 12। पॉइंट 3 समझा रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 का। एस ने पी को पैसे भिजवाए, तो एस ने लोन डेबिट किया होगा 3 से, इंटरेस्ट डेबिट किया होगा 1500 से, और कैश क्रेडिट किया होगा 45 से। पेरेंट को भी अगर ये पैसे मिल जाते तो पेरेंट कहता कैश डेबिट 4500, इंटरेस्ट क्रेडिट 1500 और लोन क्रेडिट 3000, तो पेरेंट ये एंट्री कर लेता। अब इसमें एक एतराज ये होगा कि एस ने अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया, पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम बनाई, तो क्या हमें रिटेन अर्निंग में इसकी कोई एडजस्टमेंट करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि एक ने एक्सपेंस बना लिया दूसरे ने इनकम बना ली, तो बस ठीक है, जब दोनों रिटेन अर्निंग को मर्ज करेंगे तो विद इन इक्विटी ऑफसेट हो जाएगा। एक का दूसरे से इनकम कमाना कोई मसला नहीं है, चाहे वो सर्विसेज दे के इनकम कमाए, चाहे वो गुड्स बेच के इनकम कमाए। मसला है जिन गुड्स को बेच के प्रॉफिट कमाया था वो गुड्स अभी भी एसेट आ रही हो तो प्रॉब्लम है, वरना एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंस, ये बैलेंस शीट में मसला नहीं। तो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बना लेता, दूसरा इंटरेस्ट इनकम बना लेता, किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। मसला ये हुआ कि पेरेंट को चूंकि कैश पहुंचा नहीं तो उसने ये एंट्री की नहीं थी, तो हम पहुंचा देते हैं। कैश डेबिट करंट एसेट्स कैश में ऐड कर दिया, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दिया, और लोन क्रेडिट यहां से 3 निकाल दिया, और अब ये 12 और 12 एलिमिनेट हो गया। ये इस सवाल का पॉइंट 3 था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 में बताएं कुछ पूछना अगर किसी ने किया।
मैंने कुछ छोड़ा था, मुझे लग रही है ऐसी बात कि मैंने कहा था ये एक्सेप्शन वाला छोड़ा था ना बस। हाँ ठीक है, वो सवालों के साथ बताऊंगा क्योंकि ना वो बगैर सवालों के उस तरह से शायद मतलब नहीं पहुंचा सकूंगा। ठीक है, और एक बुलेट पॉइंट छोड़ा हुआ है, नंबर 6, 7 और 8। एडजस्टमेंट 8 समझाता हूँ। अच्छा, एडजस्टमेंट 8 जो है ना, ये मैंने जैसे लिखी हुई है, मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है कि पेरेंट ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी पेरेंट ने इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर अब क्या एडजस्टमेंट करें। इससे ज्यादा डिटेल से लिखने में मुझे कोई खास समझ नहीं आई, इसलिए मैं आपको ना ये जो बोर्ड पे बताऊंगा उसको भी लिखिएगा। मैं बताने ये लगाऊं, पढ़ने हम ये लगे हैं कि पेरेंट जो एस के शेयर खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है? ऐसे एस के पुराने लोगों से ना। तो पेरेंट जो एस के शेयर्स पुराने लोगों से खरीद रहा है, उनको पैसे किस शक्ल में दे रहा है? कैश दे रहा है, कैश के अलावा कोई और चीजें दे रहा है, अभी कैश दे रहा है, कल कैश देगा, वादा कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी मोड ऑफ सेटलमेंट क्या है ये बताने लगा हूं। अच्छा, मैं ना बोर्ड पे जो करूंगा वो नोट करिएगा, वो किताब में मैंने उस तरह से नहीं लिखा हुआ, फिर बता दूंगा किताब में क्या लिखा हुआ है, और अगर आपको बोर्ड वाला समझ आ जाए तो उसी को लेकर चलिएगा। मैं अब करने ये लगा हूं कि ये सारी ट्रांजेक्शन समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि पी की बुक्स में इनकी सही अकाउंटिंग होनी क्या चाहिए, ये बताऊंगा बोर्ड पे। अगर आपको ये समझ आ गया ना, ये याद रख लिया कि इसकी सही अकाउंटिंग होनी क्या चाहिए, तो सवाल के अंदर कोई एरर बताए हुए हो सकते हैं। अब सवाल के अंदर एरर क्या हो सकता है, वो तो कोई भी हो सकता है। तो जब आपको सही बात पता होगी तो ही आप फिर एरर को अकॉर्डिंगली ठीक कर सकेंगे। तो मैंने जो किताब में लिखा हुआ, मैंने बस वो ऐड लेस की शक्ल में लिख दिया कि ये अमाउंट यहां ऐड कर दें, यहां लेस कर दें, और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पेरेंट ने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मैंने सिर्फ वो ऐड लेस की शक्ल में समझाया हुआ है। लेकिन क्लास में मैं आपको ज्यादा बेहतर ये कर रहा हूं कि इन सब चीजों की सही अकाउंटिंग सिखाने लगा। जब सही अकाउंटिंग पता होगी तो उसका जो भी एरर होगा वो मैनेज कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट 8 जो कंसिडरेशन है वो किन किन शक्लों में हो सकती है, नॉर्मली क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, ये बताने लगा। एक शक्ल हो सकती है कि पेरेंट जिन लोगों से शेयर खरीद रहा है उनको फौरन पैसे दे दे। अब तक हम ये कर रहे थे, इमीडिएट कैश पेमेंट, इमीडिएट कैश पेमेंट, एक ही शक्ल हो सकती है। अब तक ये था। कैश पेमेंट की दो शक्लें और भी हो सकती हैं। हम उनको कैश देंगे लेकिन कुछ अरसे बाद, इसको मैं कह देता हूं डेफर्ड कैश पेमेंट। डेफर्ड कैश पेमेंट। एक चीज है जिसमें कैश जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कैश बोल रहा हूं, अदरवाइज कैश जरूरी नहीं है, शेयर भी हो सकते हैं। वो है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ये मैं आपको ना सारे के करके पढ़ाता हूं और इनकी सही अकाउंटिंग बताता हूं। एक शक्ल हो सकती है शेयर एक्सचेंज, यानी जिन लोगों से हम एस के शेयर्स ले रहे हैं उनको बदले में अपने पी अपने शेयर्स दे दे, तो शेयर एक्सचेंज। एक चीज हो सकती है इशू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये मैं भी एक एक करके पढ़ाता हूं तो इनकी मिसालें भी दे दूंगा। और कोई और एसेट भी हो सकता है, एनी अदर।
फॉर एग्जाम्पल उन लोगों को, हाँ जी फलाने इलाके में हमारी जमीन है, वो हम आप लोगों को दे देते हैं। अब इतनी एक जमीन इतने सारों को कैसे देंगे? तो भाई हो सकता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक ही बंदे से खरीदे हो, तो उसको कहेंगे फलानी जमीन हम आपको दे देते हैं। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, ये मैं एक एक करके बताता हूं आपको। अच्छा, इमीडिएट कैश पेमेंट हम पढ़ चुके, तो ये मैं नहीं समझा रहा, बाकी वाले समझाता हूं। डेफर्ड कैश पेमेंट समझाता हूं। और एग्जांपल से समझाता हूं, और उन एग्जांपल्स की वैल्यूज भी होंगी और एंट्रीज भी कर दूंगा। तो एग्जांपल से समझाता हूं, जो बहुत आसान सी होंगी वो एग्जांपल से नहीं, सादी सादी समझा दूंगा। अच्छा, सिर्फ ना कंप्लीटनेस के लिए या ऐसी सपोर्ट के लिए मैं समझा ये रहा हूंगा, लेकिन बीच बीच में मैं ये भी ले आया करूंगा, ऐसी बस सपोर्टिंग रोल। बेटा यहाँ रिफिल कर देना, रिफिल कर देना। पी ने 6000 शेयर लिए एस के, और अगेंस्ट इमीडिएट कैश पेमेंट 15 रुपए पर शेयर अभी पैसे दे देंगे, और फर्दर कैश पेमेंट ऑफ ₹12 पर शेयर ऑन 31 दिसंबर 24। यानी जिन लोगों से शेयर खरीदे हैं उनसे उधार पे खरीदे, उनसे कहा जी कि इतने पैसे अभी ले लो, इतने पैसे 2 साल बाद देंगे। अब जब 2 साल बाद देंगे पैसे, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिए हमने। जब कोई पैसे बाद में देने हैं कई साल बाद, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले रहे थे। तो फिर हमें इस काम की इसकी अकाउंटिंग करने के लिए कोई डिस्काउंट रेट चाहिए, जो पेरेंट का अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। ये है एग्जांपल, और इसके सॉल्यूशन में मैं एंट्रीज करके बताता हूं कि पेरेंट अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग क्या करेगा। अब पेरेंट की बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी ये बताता हूं। एक तो
ये पेरेंट की बुक्स में काउंटिंग बता रहा हूँ सही वाली, ग्रुप की बात नहीं कर रहा, पेरेंट की बुक की काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये होगा कि 1 जनवरी 23 को पेरेंट ने जब ये शेयर्स खरीदे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा, कैश क्रेडिट करेगा, और चूंकि इतने पैसे अभी देने हैं तो डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम से एक लायबिलिटी क्रेडिट कर लेगा। कैश कितने से क्रेडिट होगा अभी? 6000 इंटू 15 रुपए, कितना? ये पूरा नजर आ रहा है रेहान नीचे जी? 90,000। डेफर्ड कंसिडरेशन कितने से क्रेडिट होगी? प्रेजेंट वैल्यू से। हमने देने हैं 6000 शेयर्स के बदले इंटू 12 रुपए इंटू 1.1 पावर -2। फाइव नाइन तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी 149504। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जितने पैसे दे रहे हैं वो तो हैं, जो कल को देने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरह एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह की चीज समझ लें। 59 इनिशियली रिकॉर्ड हो गई, अब आगे चल के हर साल 2 काम होंगे, बल्कि हर साल 2 काम नहीं होंगे, सॉरी, हर साल इंटरेस्ट एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह आप समझिए इसको, 0 कूपन है और एंड पे पैसे देने पूरे। तो पहला साल खत्म होगा, इधर कर देता हूं, 31 दिसंबर 23 खत्म होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट। 1 साल का इंटरेस्ट लगाएं, इस पे 1 साल की हवा भरें। 59504 पे 1 साल का इंटरेस्ट 5950। फिर अगला साल और गुजरेगा, फिर यही काम होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट। जी 6545। और फिर जब ये पैसे दे देंगे तो डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट, कैश क्रेडिट 6544। नहीं, ये पूरा बन रहा है, ये पूरा 15 इंटू 12 इंटू 6000 72,000 बन रहा है। कितना करूंगा? 72,000 बन जाए। 6546। तो ये 72,000 पूरा कैश पे हो जाएगा। हाँ जी, डेफर्ड कंसिडरेशन वाली बात समझिए। चलें कंटेंजेंट कंसिडरेशन समझाता हूं।
कंटिंजेंट कंसीडरेशन, वो नोटेड, डन। कंटिंजेंट कंसीडरेशन एग्जांपल से समझाता हूं। P acquired 6,000 shares of S on 1st January 23 against immediate cash payment of 15 per share, further cash payment of rupees 18 per share on 31 December 25 if if 2025 सेल्स या 2025 प्रॉफिट are 3 times of 2022 प्रॉफिट्स। हो सकता है जिन लोगों से शेयर्स खरीदे हों उन्होंने एस की बड़ी तारीफें की हों, एस के पोटेंशियल का बहुत जिक्र किया हो, और उनमें से कुछ लोगों को ओनर ना सही लेकिन फिर एज मैनेजर एज एम्प्लॉइज रिटेन कर लिया हो, और उन्होंने बहुत बढ़ के मारी हो कि कंपनी एस बहुत जबरदस्त पोटेंशियल वाली है। तो हमने इनसे कहा कि अच्छा 15 रुपए अभी ले लो, 18 रुपए तब देंगे, वो भी 3 साल बाद, अगर 2025 के प्रॉफिट 2022 के प्रॉफिट से, यानी हम ये 1 जनवरी 23 को खरीद रहे हैं, तो जो लेटेस्ट ईयर गुजरा है अगर उससे 3 गुना प्रॉफिट्स हुए, अगर वो हुआ जो तुम तारीफें कर रहे हो, तो 18 रुपए तुम्हें और दे देंगे। अब ये वाली चीज कंटिंजेंट इसलिए है कि ये डिपेंडेंट है किसी काम के होने में, वो काम का होना परफॉर्मेंस भी हो सकती है और भी चीजें हो सकती हैं। तो अब यहां पर थोड़ी सी रेफरेंस के लिए मैं जिक्र करता हूं IFRS 2, कैश सेटल्ड, कैश देंगे अगर ये कंडीशन पूरी हो गई, तो ये कुछ वैसी सी बात हो गई। हम उन लोगों को कैश देने का वादा कर रहे हैं लेकिन उनको लिंक कर रहे हैं कुछ कंडीशन से, अगर वो कंडीशंस पूरी होंगी तो पैसे देंगे, नहीं होंगी तो नहीं देंगे। तो मैंने IFRS 2 का जिक्र इसलिए किया कि इसकी ना अकाउंटिंग कुछ वैसी सी बताने लगा। वहां पर हम कैश सेटल में क्या करते थे, लायबिलिटी बनाते थे, और उस लायबिलिटी को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते थे, कैश सेटल्ड पहले दिन की फेयर वैल्यू पे, और उसके बाद उसको हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करते थे, और जो गेन लॉस है वो P&L में जाता था। ये कैश सेटल में करते थे ऐसे। और वो फेयर वैल्यू कैसे निकलती थी लायबिलिटी की, कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल मेथड लग रहा था, जिसमें से कोई एक दो का नाम भी शायद उसमें बायनोमियल भी लिखा मिला था, कोई और ऑप्शन का नाम भी था, तो उनकी ना वैल्यू निकालने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल थे। तो यहां पर भी हमने जो पैसे देने हैं वो कंटिंजेंट हैं, वो किसी काम के होने पे डिपेंडेंट है। तो चूंकि पैसे देने हैं, बेशक मशरूत है, लेकिन पैसे देने हैं इसलिए लायबिलिटी बनेगी, लेकिन चूंकि वो डिपेंडेंट है किसी चीज के ऊपर, तो उस लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे, फेयर वैल्यू निकालेंगे किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल मॉडल से, आपको गिवन होगी। और एक आसान तरीके से इस लिहाज से भी टेस्ट हो सकती है कि अगर आपको कहा गया कि इनिशियली यानी एट एक्विजिशन डेट 40% चांसेस थे कि ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी, तो इसका मतलब वो एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है। और इसी तरह से क्योंकि हमने हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू को अपडेट करना है, तो आपको हो सकता है 2023 के एंड पे कहा जाए कि अब तकरीबन 100% चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये टारगेट पूरा हो जाना है, तो फिर इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी 18 हो जाएगी। तो आपको फेयर वैल्यू गिवन भी हो सकती है और इस तरह प्रोबेबिलिटी परसेंटेज से टेस्ट भी की जा सकती है। करना क्या है, करना यह है कि पेरेंट इस पे लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा फेयर वैल्यू पे, और फिर उस फेयर वैल्यू को हर साल अपडेट करेगा। इसका सॉल्यूशन करता हूं। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। 1 जनवरी 23 को इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश कितने से क्रेडिट, यही 15 रुपए से 90,000। कंटिंजेंट कंसिडरेशन के नाम से एक लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, ये लायबिलिटी है,
और अरे ये सवाल में दो चीजें ऐड करते हैं, जबानी बताता हूँ। फेयर वैल्यूज बताता हूँ। फेयर वैल्यूज ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन वर एज फॉलोज। फेयर वैल्यूज ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन वर एज फॉलोज। फर्स्ट जनवरी 23 को, फर्स्ट जनवरी 23 9 रुपए। 31 दिसंबर 23 12 रुपए। 31 दिसंबर 24 16 रुपए 16। और 31 दिसंबर 25 पे 18 रुपए 18। ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये फेयर वैल्यू है जो किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल मॉडल से निकाली हुई है, आपको दी होगी। तो एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट कितने से रिकॉर्ड होगी? जो एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू है जो कि है 9 रुपए जी। 144। उसके बाद हर ईयर एंड पे, यहां पर क्या था, हर ईयर एंड पे इंटरेस्ट डेबिट होना था, और डिस्काउंटिंग की वजह से प्रेजेंट वैल्यू फिर आगे फूलती जानी थी तो इंटरेस्ट बनना था। यहां पर डिस्काउंटिंग नहीं हुई है, फेयर वैल्यू अपडेट होनी है, जो ज्यादा की बजाय कम भी हो सकती है। तो हमने इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करते जाना है और उसका इंक्रीज डिक्रीज पी एंड एल में डालना है। तो इसको हमने 9 रुपए से कहां तक, 12 रुपए तक पहुंचाना है। 3 रुपए और बढ़ा देंगे तो कंटिंजेंट लायबिलिटी 3 रुपए से क्रेडिट और पी एंड एल डेबिट। 6000 इंटू 3 रुपए जी 18,000। फिर उसके बाद अगला साल आएगा, अगले साल इसको 12 रुपए से बढ़ा के 16 तक पहुंचाना है, 4 रुपए और बढ़ा देंगे। पी एंड एल डेबिट और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट। ₹4 जी 24,000। और फिर इसको 16 से 18 तक पहुंचाना है, 2 रुपए और बढ़ जाएंगे तो 6000 इंटू 2 रुपए 12,000। और फिर फाइनली 31 दिसंबर 25 को ही कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं, सॉरी कंटिंजेंट कंसीडरेशन। कंटिंजेंट लायबिलिटी और चीज होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी और चीज है, वो मैं भी ब्रेक के बाद बताऊंगा, वो और चीज है, वो I-37 वाली है। कंटिंजेंट कंसीडरेशन, कंटिंजेंट कंसीडरेशन डेबिट कैश क्रेडिट। तो फाइनली कितना हो जाएगा ये? 18 रुपए 108। ये हो गई कंटिंजेंट कंसीडरेशन। कर ले, कंपाउंड कर ले। बस बताने का मकसद ये था कि हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा और गेन लॉस पी&एल में जाएगा। है वहां पर फाइनेंशियल एसेट्स की इंपेयरमेंट थी, फाइनेंशियल एसेट, और वो इंपेयरमेंट थी भी उनके लिए जो दूसरे के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंपेयरमेंट इन्वेस्टमेंट शेयर्स पे नहीं थी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स में थी। हाँ जी, कंटिंजेंट कंसीडरेशन। अच्छा, ये आपको ना मैं बता रहा हूँ कि सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। अब सवाल पे डिपेंड करता है, हो सकता है सवाल वाला कहे कि ये इधर के पेरेंट ने अपनी बुक्स में पूरे 17 रुपए रिकॉर्ड कर लिए इन्वेस्टमेंट में, तो गलत अकाउंटिंग है, हमने सही अकाउंटिंग करनी है। इसमें हो सकता है सवाल वाला कहे कि पेरेंट ने कंटिंजेंट कंसीडरेशन की अकाउंटिंग नहीं की। तो डिपेंड करता है सवाल में एरर क्या बताया। तो मैं आपको बता रहा हूं सही क्या है।
शेयर एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज ये भी मिसाल से बताता हूं। P acquired 6,000 shares of S on 1st January 23 against 245 शेयर एक्सचेंज। क्या मतलब है इस बात का? 245, 2 शेयर्स के बदले 5 किसके? 2 किसके? 5। पांच के बदले 2 देगा। फॉर से पहले आएगा जो अपने दे रहे हैं, अनलेस की अंग्रेजी और क्लियर लिखी हो कि 2s फॉर। तो देखें, फॉर के लिए तो 5 के लिए 2, उनके 5 के लिए अपने 2, तो उनके 5 और अपने 2, यानी जिन लोगों से शेयर्स खरीद रहे हैं उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास से हम 5 शेयर लेके अपने 2 देंगे। अब इसमें मैं 2 सिनेरियो बनाता हूं। एक सिचुएशन ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ पीस शेयर 80 रुपए और एस शेयर 30 रुपए। और दूसरा सिनेरियो ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ पीस शेयर इज नॉट reliably measurable। अच्छा, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए। तो इन दोनों सिनेरियो से मैं एंट्री करके दिखाता हूं। सिनेरियो ए, 1 जनवरी 23 पेरेंट ने अपने कितने शेयर इशू किए? पेरेंट ने अपने कितने शेयर इशू किए? 5 के बदले 2, तो 6000 अगर 5 है तो 2 कितने होंगे? 6000 इंटू 2/5, 2400। तो अपने 2400 शेयर्स, एक की फेस वैल्यू 10, 24,000। इन्वेस्टमेंट कितने से रिकॉर्ड होगी? जो हम अपने शेयर्स दे रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू से। तो हम अपने कितने शेयर्स दे रहे हैं? 2400 इंटू एक की फेयर वैल्यू 80 रुपए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यही सीखा था। नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं,
तो 2400 इंटू 80 कितना बना 192 और ये बैलेंसिंग फिगर है बैलेंसिंग फिगर ये क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट हो रहा है 168 अगर पेरेंट के शेयर्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं या इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि एस के शेयर्स की ज्यादा रिलायबली मेजरेबल है तो फिर हम मेजरमेंट में एस के शेयर्स की फेयर वैल्यू को प्रेफर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगी एस की शेयर वैल्यू को प्रेफर करेंगे 30 इंटू 6000 180 15 इन दोनों सिनेरियो में कैपिटल 24,000 से ही क्रेडिट क्यों हो रहा है क्योंकि अपने तो हम 2400 इशू कर रहे हैं ना ये इतने से ही होगा प्रीमियम बैलेंसिंग ही होगी। प्रेफरेंस ये है कि जो हम अपने शेयर दे रहे हैं कंसिडरेशन गिवन उसकी फेयर वैल्यू लेनी है नहीं पता तो जो शेयर्स ले रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू से भी काम चल जाएगा यानी बाय डिफॉल्ट ये है लेकिन अगर ये ना पता हो तो इससे भी काम चलेगा। ये है अगर शेयर एक्सचेंज है तो ये दोनों सिनेरियोस में फर्क है समझ चले बाकी दोनों चीजें आसान है फिर वो करके तो लेक्चर खत्म करता हूं। इशू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा मैं इसकी मिसाल ले तो रहा हूं लेकिन एंट्री में एक ही करके दिखाऊंगा। He acquired 6,000 shares of S on 1st January 23 against issue of 7% debentures redeemable at par after 5 years। बगैर वैल्यूज के मैंने एग्जांपल तो दी है बगैर वैल्यूज के क्योंकि मैं एंट्री बस एक करके दिखाने लगा। तो पेरेंट की बुक्स में 1 जनवरी 23 इन्वेस्टमेंट डेबिट और डिवेंचर्स क्रेडिट इस एंट्री की अमाउंट होगी ये एक ब्रैकेट बड़ा सा लगा के पता चल जाएगा कि ये अमाउंट इस दोनों डेबिट क्रेडिट की ये मैं दोनों के सामने लिख रहा हूं तो सेम अमाउंट दोनों डेबिट क्रेडिट की है। अब ये जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना तो फाइनेंशियल लायबिलिटी इनिशियली मेजर होती है फेयर वैल्यू या अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो प्लस या माइनस तो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट आईएफआरएस 9 में सीखी है ये डिवेंचर जो हम इशू कर रहे हैं ये हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना तो वो जो वहां सीखा है ये उतने से हो गया एंट्री। और अब जब डिवेंचर लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा अभी आईएफआरएस 9 के मुताबिक होगी लायबिलिटी रिकॉर्ड तो सब्सिक्वेंटली वही आईएफआरएस 9 वाला अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वगैरह वो सब चलता रहेगा। तो सब्सिक्वेंटली
इस लायबिलिटी के लिए IFRS 9 लगेगा। और लास्ट चीज एनी अदर एसेट, इसको लिख लें फिर ये आसान है। ये नोटेड। चलें, ये लास्ट चीज, हमने जिन लोगों से शेयर खरीदे वो एक ही पार्टी थी, उसको कहा जी फलाना प्लॉट तुम्हारा, तो बाहर मिसाल के मैं आपको सीधा एंट्री ही कर देता हूं। एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्टमेंट डेबिट और हमारा वो एसेट क्रेडिट, जो कि फॉर एग्जांपल लैंड लिखी थी मैंने। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट, हम शेयर्स खरीद के बदले में दे क्या रहे हैं, लैंड, तो हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी समझे, लैंड की फेयर वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से। एसेट हमारा एसेट मतलब बुक्स में था, वो दे रहे हैं, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा नेट बुक वैल्यू से, और ये एसेट का डिस्पोजल है, तो इस एंट्री में जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। तो ये है सारी के पेरेंट को अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करनी क्या चाहिए। जब पेरेंट एस में शेयर्स खरीदेगा तो उन शेयर्स की क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए, वो ये सब है। चले 51 बस।